दोस्तों, आज से मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। इस एक्ट के अंदर मैं आपको सब चीज बताऊंगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गवर्न होती हैं, क्या इसके अंदर बंटवारे वाली संपत्ति भी ट्रांसफर की जा सकती है क्या, या उत्तराधिकार में प्राप्त की गई संपत्ति भी ट्रांसफर की जा सकती है क्या, या सिर्फ ये पक्षकारों के द्वारा किए गए जो ट्रांसफर होते हैं उन पर लागू होता है। ये सब मैं आज आपको इस एक्ट के अंदर पढ़ाऊंगा दोस्तों। और जब आप मेरे साथ इसे पढ़ें तो बेयर एक्ट साथ लेके पढ़ेंगे। आपको सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से ही तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या उद्देश्य है आपका? आपको अगर जज बनना है या एपीओ बनना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। आपको मेरा चैनल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है आपको और सिटीजन जुडिशियल क्लासेस सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा दोस्तों। वहां पर आप जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। वहां प्रत्येक सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग पढ़ा रखा है। आपको अगर जुडिशरी की तैयारी करनी है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर एपीओ की तैयारी करनी है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ भी मैं डालने की शुरू कर दी है दोस्तों। तो इसलिए आपको आना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। मेरे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी। आइए एक बार पढ़कर अनुभव जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल जो प्ले स्टोर पर है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने। टीपी एक्ट में बेरेट से पढ़ाऊंगा। बेरेट से पढ़ाने के लिए आपके पास बेरेट साथ में मौजूद होना चाहिए। चलिए पढ़िए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अधिनियम संख्या 4। देखिए, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं उसके नीचे जो ब्रैकेट में लिखा होता है 1882 का अधिनियम संख्या 4। अधिनियम संख्या 4 का मतलब होता है 1882 में बहुत सारे एक्ट बनाए गए होंगे, उसके चौथे नंबर पर हमारा टीपीए था। तो इसलिए 1882 का अधिनियम संख्या 4 पढ़ते हैं। जैसे आपने आईपीसी पढ़ी होगी, आईपीसी का अधिनियम संख्या 45 है। तो 1860 में जब आईपीसी बनकर तैयार हुई, लॉर्ड मैकाले ने तैयार करी, तो उसके 45 नंबर पे हमारी आईपीसी थी। इस तरह से 1882 में चौथे नंबर पे हमारा टीपीए है। ब्रैकेट में पढ़िए, डेट क्या है? 17 फरवरी 1882। जो राइट साइड में, बैरेट के राइट साइड में जो डेट लिखी होती है 17 फरवरी 1882 को इस समय पर इसे पास किया गया। मींस उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, लिख लीजिए आप लोग, लॉर्ड रिपन ने इस पर साइन किए इस एक्ट के तैयार होने के बाद। आज के समय पे कोई भी एक्ट तैयार होता है उसके राइट साइड में जब डेट लिखी जाती है, इस पर साइन किस डेट को किए जाते हैं वो डेट इसमें लिखी होती है। मींस राष्ट्रपति जिस डेट पर साइन करते हैं उस डेट लिखी होती है। जैसे हमारे बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम जो बनकर तैयार हुआ 25 दिसंबर 2023 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन किए, तो डेट जो राइट में लिखी है वो डेट लिखी होती है। इसमें 17 फरवरी वो डेट लिखी गई जिस समय पर उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने साइन किया। एक चीज और आती है, ये टीपीए किसका विषय है? हमारी अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में सातवीं अनुसूची है हमारी, शेड्यूल जो है, 7वीं अनुसूची में कितनी लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये टीपीए में एग्जाम में आता है। टीपीए किस लिस्ट का विषय है? ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। एक नंबर में ये भी आ जाता है एग्जाम में आपके। ठीक है, पूछेंगे आपसे किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? तो क्या ध्यान रखना है, ये समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगला पढ़िए। पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गई संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम। बस देखिए क्या करा ये पक्षकारों के कार्य द्वारा। इंग्लिश में पढ़िए, देखिए, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज पर अपना गवर्न होता है, ना कि न्यायालय के निर्णय पर, ना कि उत्तराधिकार पर, ना कि बंटवारे पर। क्या मतलब इसका? ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर गवर्न करता है हमारा पूरा टीपीए। जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उससे आपसे ले रहा हूं, जो चीज आपके पास है आप वो संपत्ति मुझे दे रहे हैं। जो ऑलरेडी मेरे पास है, जैसे मेरे पिता के जाने के बाद संपत्ति मेरे नाम आएगी, तो उसे हम टीपीए में नहीं पढ़ते, उसे हम क्या पढ़ते हैं? सक्सेशन एक्ट में पढ़ते हैं ना, उत्तराधिकार अधिनियम में पढ़ते हैं ना। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसे हम इस एक्ट में नहीं पढ़ते, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसी को लेके इस एक्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है प्रेमबल की? एक्ट ऑफ पार्टीज पे गवर्न होता है, ना कि न्यायालय के निर्णयों पर, ना कि उत्तराधिकार के निर्णयों पर। ठीक है, जैसे न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, मैंने पारुल की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, पारुल की संपत्ति पे न्यायालय ने पारुल के नाम संपत्ति करी, या तो इनके नाम आएगी या मेरे नाम आएगी, 2 व्यक्ति है ना पार्टी सिविल केस में। तो जो ऑलरेडी संपत्ति किसी पार्टी के पास है वो भी इसमें हम नहीं पढ़ते। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज। मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं पारुल की संपत्ति खरीद रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, या मुझे गिफ्ट कर रही है, हम सिर्फ इसमें वो पढ़ते हैं, ना कि न्यायालय के निर्णयों का अंतरण, ना कि पक्षकारों के उत्तराधिकार में, बंटवारे में जो संपत्तियां हमें प्राप्त होंगी उसमें नहीं पढ़ते। क्लियर? फर्स्ट लाइन एक्ट ऑफ पार्टीज पे गवर्न होगा। दोबारा से एक बार, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हिंदी में पढ़िए उद्देशिका। उद्देशिका
पक्षकारों के कार्य द्वारा फिर दोबारा लिखा है पक्षकारों के कार्य द्वारा, ठीक है ना। किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतत् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। मैंने क्या कहा था आपको, आप किसी भी एक्ट की जब प्रेमबल पढ़ते हैं सुष्मिता जी, क्या चेक करते हैं उसमें? आप प्रेमबल में किस शब्द को ढूंढते हैं? कंसोलिडेट। हिंदी में समेकन शब्द को ढूंढते हैं। इस एक्ट की प्रेमबल में समेकन शब्द नहीं है। आप बीएनएस पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे, जोड़ दिया गया। बीएनएस पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे, ये साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, वो क्या है? अपने आप में एब्सोल्यूट एक्ट हैं। उन एक्ट के साथ आपको कुछ मिला के नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है, आपको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इसके साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इसके साथ स्टैंप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये एक्ट अपने आप में पूर्ण होगा। अदरवाइज ये एक्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी उद्देशिका में समेकन शब्द नहीं है, कंसोलिडेट शब्द नहीं है। जिस एक्ट की प्रेमबल में कंसोलिडेट शब्द होता है वो एक्ट अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, उसके साथ हमें कुछ मिला के नहीं पढ़ना, सिंगल पढ़ना होता है। दोबारा पढ़िए एक बार। उद्देशिका पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। बस इसका उद्देश्य क्या है? पक्षकारों के द्वारा जो अंतरण किया जा रहा है उनको परिभाषित करना और संशोधित करना, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक। अतः एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जा रहा है। समझ में आया? अब इसमें हम किस चीज को पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। शब्द क्या है इसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे मैं मूव कर सकूं। जंगम संपत्ति मीन्स चल संपत्ति, अजंगम मीन्स अचल संपत्ति, ठीक। चल और अचल संपत्ति, इस तरह समझ में आया? वो हम इसे पढ़ते हैं। संपत्ति किसे कहते हैं? जिसे मैं देख सकता हूं। ये मेरा मोबाइल है, ये घड़ी है, टेबल है, इन्हें मैं देख सकता हूं ना, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। मोबाइल को, घड़ी को, ये चल संपत्तियां। मेरा खेत है, मेरा बाग है, मेरा मकान है, इसे मैं देख सकता हूं। जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं उसे कहते हैं टेंजेबल प्रॉपर्टी। दोबारा से देखिए ध्यान से, जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं उसे कहते हैं टेंजेबल प्रॉपर्टी। जैसे मकान, घड़ी, मोबाइल देख रहा हूं अपनी आंखों से, उसे कहेंगे टेंजेबल प्रॉपर्टी। और जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता उसे क्या कहेंगे? इंटेंजेबल प्रॉपर्टी। हिंदी में कहेंगे दृश्यमान। जिसे मैं देख सकता हूं अपनी आंखों से और जिसे मैं नहीं देख सकता उसे क्या कहेंगे? अदृश्यमान, इंटेंजेबल प्रॉपर्टी। अब इंटेंजेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? टेंजेबल तो समझ में आ गई, जो आप देख सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, टेंजेबल प्रॉपर्टी। इंटेंजेबल जैसे आपका किराया हो गया, ठीक है। मैंने अपना मकान आपको किराए पे दिया तो किराया आपको नजर थोड़ी आ रहा है। मैंने कुछ सर्विसेज आपको दे रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ सर्विस दे रहा हूं, सर्विस दिखाई थोड़ी दे रही है आपको, तो सर्विसेज हो गई हैं, कोई किराया हो गया है। चल संपत्ति से अधिकार क्या उत्पन्न होता है? चल। अचल संपत्ति से अधिकार कौन सा उत्पन्न होता है? अचल। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। टीपीए के अंदर कोई अधिकार, जैसे मैंने ये मकान आपको किराए पे दिया, किराए पे देने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट तैयार हुआ, तो जो मकान दिख रहा है ना मुझे, तो इससे जो उत्पन्न अधिकार मुझे प्राप्त हो रहा है वो अधिकार भी कौन सा कहलाएगा? अचल। भले ही पैसा चल है, जो राइट मुझे प्राप्त हो रहा है अचल संपत्ति से रिलेटेड, वो भी कौन सा राइट प्राप्त होगा? अचल। मैंने अपनी कार आपको दी, कौन सी संपत्ति है? चल। कुछ समय के लिए दी, भाई 2 महीने बाद मुझे वापस कर देना, तो जो उसके पैसे आप मुझे दे रहे हैं उससे अधिकार उत्पन्न जो मुझे मिल रहा है वो भी चल मिल रहा है। तो क्या ध्यान आया? अचल संपत्ति से उत्पन्न अधिकार अचल और चल संपत्ति से उत्पन्न अधिकार चल। दौड़ गया। प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होते हैं, एक टेंजेबल, एक इंटेंजेबल। एक दृश्यमान, दूसरी अदृश्यमान। दृश्यमान जिसे मैं देख सकता हूं, अदृश्यमान जिसे मैं नहीं देख सकता। जैसे मेरी सर्विसेज हो गई हैं, डॉक्टर की सर्विस हो गई है, या टीचर की सर्विस हो गई है, या मकान का किराया हो गया, गाड़ी का किराया हो गया, वो क्या होंगी? इंटेंजेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इसमें जो पढ़ते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं। तो 1882 से पहले क्या टीपीए नहीं था? क्या 1882 से पहले क्या संपत्ति का लेन देन नहीं होता था? होता होगा। तो कैसे होता था? सोचिए आप। 3 चीजें थी, साम्य, न्याय और गुड कॉन्सिक्वेंस, शुद्ध अंतःकरण। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर संपत्ति का न्यायगमन हुआ करता था। कैसे? मैंने संपत्ति खरीदनी है, मैं पारुल के पास गया, पारुल मुझे संपत्ति आपका मकान लेना है। पारुल ने क्या किया? मकान मेरे नाम कर दिया, इधर इधर ठीक है। पैसे इनको मैंने दे दिए और इन्होंने अपना मकान मेरे नाम कर दिया। कुछ समय बाद ये पलट जाती थी तो मैं इनके ऊपर सूट फाइल करता, पारुल ने मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे अपने मकान में कब्जा नहीं दिया, तो मैंने सूट फाइल किया। अब न्यायालय को जो निर्णय देना था मुझे, टीपीए तो नहीं लागू नहीं था, अब किस तरह होगा निर्णय? तो न्यायालय निर्णय कैसे देते थे? इधर इधर साहब,
इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर निर्णय दिया करते थे, क्योंकि पर्टिकुलर एक्ट नहीं था। 1882 1 जुलाई 1882 को जब ये एक्ट बनकर तैयार हुआ, मेरे पास एक एक्ट आ गया। इसके अगेंस्ट में करूंगा तो इलीगल होगा कोई भी ट्रांसफर, इसके फेवर में करूंगा तो लीगल ट्रांसफर होगा। दौड़ा। तो जब साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण था, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सिक्वेंसेस था, तो इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? सोचिए, इस एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी सुहेल साहब? क्यों जरूरत पड़ी? जब मेरे पास शुद्ध अंतःकरण, न्याय था, साम्य था, उसके आधार पर मैं डिसीजन दे दिया करता था, इस एक्ट की क्या आवश्यकता मुझे पड़ी? इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोचिए महाराज, जब मेरे पास ऑलरेडी था ना, प्रथाएं थी, मेरे पास रूढ़ियां थी, साम्य था, जस्टिस था, गुड कॉन्सिक्वेंसेस था, किसी को नुकसान ना हो। इक्विटी क्या है, साम्य क्या है, आपको भी नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो। न्याय इस आधार पर डिसीजन दे दिया करते थे, या न्याय के आधार पर, या गुड कॉन्सिक्वेंस शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, भाई किसने ज्यादा पैसा दिया उसकी संपत्ति, इस तरह डिसाइड कर दिया करते थे। तो इसमें क्या फर्क पड़ा, क्यों आया फिर हमारे पास ये एक्ट? कोई फिक्स रूल नहीं था, मेन तौर पर प्रिवी काउंसिल द्वारा विरोधी भाषा निर्णय आए। आज इनके पक्ष में निर्णय आ गया, इसी फैक्ट्स पर कल को आपके फैक्ट्स में निर्णय आ गया, इसी के बाद में कल को इनके अगला निर्णय आ गया। कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था ना, उसी पर्टिकुलर एक पक्का लॉ बनाने के लिए मैंने 1882 में 1 जुलाई में टीपीए बनाया, अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए। समझ में आ गया क्यों ये एक्ट बना? इससे पहले भी निर्णय हुआ करते थे, इससे पहले भी ट्रांसफर हुआ करती थी प्रॉपर्टीज, किनको लेकर? एक्ट ऑफ पार्टीज को लेकर। क्या ध्यान रखना है, ये एक्ट सिर्फ लग रहा है एक्ट ऑफ पार्टीज पर, ना कि पक्षकारों के द्वारा किए गए अंतरण पर, ना कि न्यायालय द्वारा किए गए अंतरण पर। पक्षकारों के द्वारा कैसे, मैंने अभी बताया आपको। ये बंटवारे पे नहीं लगता। बंटवारे पे क्यों नहीं लगता? विभाजन पे क्यों नहीं लगता? सोचिए, मैं मेरा भाई, ठीक, मैं मेरा भाई, मेरी 3 बहनें, हम 5 भाई बहन हैं इस संपत्ति को लेकर। इस संपत्ति में जब हम 5 भाई बहन हैं तो ऑलरेडी उनके पास हित है ना। जो ऑलरेडी जिसके पास हित होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें टीपीए लागू नहीं होता। जिसके पास नहीं है वो इंटरेस्ट, जैसे मैं अपना शेयर लक्ष्मी को ट्रांसफर करना चाहता हूं तो ये टीपीए के द्वारा गवर्न होगा। लेकिन ऑलरेडी बंटवारे में संपत्ति हम सब भाई बहनों के पास आएगी, हमारी दादी लाई संपत्ति, तो क्या है वो, इस पे ये एक्ट लागू नहीं होता। ना बंटवारे पे, ना विभाजन पे, ना पार्टीशन पे, ना सक्सेशन पे, ना उत्तराधिकार, क्योंकि ऑलरेडी पार्टीज के पास होती है। इसी तरह के न्यायालय के निर्णयों पर भी एक्ट लागू नहीं हो रहा है। किस पे हो रहा है? फर्स्ट लाइन क्या करी, एक्ट ऑफ पार्टीज। समझ में आया? फर्स्ट सेक्शन आगे समझ में आया, प्रेमबल आ गई। अब आइए इसकी फर्स्ट सेक्शन पे। क्या ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन ने साइन किया, एग्जाम में आया है, लॉर्ड रिपन। अध्याय 1 प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा। ये एक्ट संपत्ति अंतरण 1882 कहा जा सकेगा। प्रारंभ। यह जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। किस डेट को लागू होगा पूछेंगे आपसे, 1 जुलाई 1882। तो जो ऊपर डेट लिखी है 17 फरवरी 1882, वो डेट कौन सी है? पास्ट। हिंदी में लिख लीजिए अधिनियमित। एग्जाम में पूछेंगे कब अधिनियमित किया गया, तो 17 फरवरी 1882 लगाना है आपको। आपसे पूछेंगे टीपीए कब लागू हुआ, कब परिवर्तन में आया, 1 जुलाई 1882। ठीक, चलिए। विस्तार। प्रथमतः इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। निर्वाचन खंड। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती। क्या कहना चाह रही? स्थावर संपत्ति किसे कहा गया? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती। इन तीनों को छोड़कर सब क्या मानी जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो एग्जाम में पूछेंगे टीपीए के अकॉर्डिंग कौन सी चल संपत्ति है? तो खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, 3। मैंने आपको अचल संपत्ति की परिभाषा बताई थी। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो चल प्रकृति के होते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, सुष्मिता जी इधर, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अचल संपत्ति से होते हैं। जो फल वाले पेड़ होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने पॉपुलर उगाया, सागौन उगाया है, वो तो जमीन में ही ना हो, जकड़ा हुआ है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी में आते हैं? वो चल संपत्ति में आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। क्यों? उगाया ही उसे फर्नीचर बनाने के लिए, बेचने के लिए। तो फल वाले पेड़ जो आमतौर पर माने जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं। लिप्टिस का पेड़, सागौन का पेड़, शीशम का पेड़, पॉपुलर का पेड़ उगाए इसलिए ही मैंने, ताकि इन्हें काट सकूं, तो चल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की डेफिनेशन क्या बता रही है मुझे? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, इनको छोड़कर सब के सब क्या है? अचल संपत्ति है। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टियां अचल नहीं है, इस पूरे पैरा में से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। ये सब चल संपत्ति की बात करता है, जैसे रॉयल्टी हो गई। ठीक सुमिता जी, रॉयल्टी क्या चीज होती है? कॉपीराइट क्या चीज होती है? पेटेंट क्या चीज होती है?
ये आप कहाँ पढ़ती हैं? ये IPR में पढ़ती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ते हैं। मुझे अपना ये मेरा सिटीजन जुडिशियल क्लासेस है, इसे मुझे रजिस्टर्ड कराना है ताकि इस नाम को कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो मैं क्या कराऊंगा? इसे कॉपीराइट कराऊंगा, ठीक, कॉपीराइट एक्ट में कराऊंगा। तो ये क्या है? चल संपत्ति। इसका CJC ट्रेडमार्क है मेरा, कोई और यूज ना कर सके, तो मैं इसे क्या कराऊंगा? कॉपीराइट कराऊंगा। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने कोई दवाई इन्वेंट करी है, तो मैं चाहूंगा इस दवाई का मेरे नाम से इन्वेंशन होना, कोई और इस दवाई का यूज ना कर सके, तो क्या कराऊंगा? मैं इसे कॉपीराइट कराऊंगा। तो ये क्या माने जाती है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, चल संपत्तियां माने जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित संपत्तियां अचल नहीं है। रॉयल्टी, कॉपीराइट, पूजा करने का बस अधिकार। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेंगे, पूजा करने का जो अधिकार है वो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति? तो आपको क्या मानना है? चल संपत्ति है। नमाज पढ़ने का अधिकार चल संपत्ति, यह अधिकार की बात हो रही है, नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रही है, पूजा करने की बात नहीं हो रही है। पूजा करने का जो आपका राइट है ये चल प्रॉपर्टी है। उगती फसलें, घास, खड़े कास्ट, उगती फसलें समझ आ गई ना? जो मेरे अनाज है, चेरी है, गन्ना है, उगती फसलें, घास, खड़ा कास्ट, ये सब क्या है? चल संपत्ति है। सरकारी प्रोमिसरी नोट, ये क्या है? चल संपत्ति है, प्रोमिसरी नोट। सिनेमा घर में लगी हुई जो जमीन से जुड़ी हुई कुर्सियां नहीं होती, वो सब क्या है? चल संपत्ति। लेकिन जब पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पिक्चर हॉल में चेयर जमीन से जकड़ी हुई होती है ना, तो वो क्या कहलाती है? अचल संपत्ति। आप उसे चेयर को उठा के पर्दे के सामने तो नहीं बैठते जाके कि आज तो मैं सारी पिक्चर में ही देखूंगा मेरे साथ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना, जकड़ी होती है, तो उसे कोई आप उठा के इधर उधर नहीं फिर सकते लेके। तो क्या है वो? अचल संपत्ति। लेकिन अगर वो जमीन से जकड़ी हुई नहीं है तो क्या है वो? चल संपत्ति, जैसे बताई गई है। क्रेता को अचल संपत्ति के बंधक के विक्रय के लिए डिक्री। जो डिक्री आपको मिली है अचल संपत्ति से रिलेटेड, न्यायालय के माध्यम से डिक्री मिलती है, वो भी क्या है? चल संपत्ति। पेपर ही तो है ना, एक अचल संपत्ति तो नहीं दे दी गई आपको, ठीक है? एक मकान उठा के तो नहीं दिया गया, ठीक। चले, जैसे सरकारी प्रोमिसरी नोट जो होते हैं, चेक हो गया, बाउंड हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, वो चीज आती है, आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ती हैं, वो सब क्या है? चल संपत्ति। जो चीज आप हिला सकें, बस ध्यान रखें, पेपर है, चेयर है, टेबल है, मोबाइल है, घड़ी है, वो सब क्या है? चल संपत्ति, जो हिल सकती है, ठीक। और संपत्ति का अर्थ क्या है इसके अंदर? ये मेरा मोबाइल है, मान के चलिए ये मोबाइल है, ठीक। इस मोबाइल को मैं लक्ष्मी को देता हूँ, ये क्या है? चल संपत्ति है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? इस मोबाइल को मैंने इनको दिया, मान के चलो ये दिखाई दे रहा है ना आपको मोबाइल? ये मकान है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है ना? ये मकान में लक्ष्मी को देता हूँ, पारुल को देता हूँ, ठीक। तो मैंने इनको क्या दिया? मकान उठा के देख लो जी, आज से आपको मकान दे रहा हूं मैं, उठाता फिरूंगा किस तरह से मैं उठा के, तो मैंने क्या दे रहा हूं उस संपत्ति में? अधिकार, पेपर, क्या दे रहा हूं उनको? अधिकार दे रहे हैं। इनको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, अधिकार तो है ही। इनको क्या ट्रांसफर किया जा रहा है? जो इंटरेस्ट मेरे पास था, मैं इनको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मकान उठा के नहीं दे रहा, दुकान उठा के नहीं दे रहा, बाग उठा के नहीं दे रहा हूं, लेकिन चल संपत्ति में इन्हें बाकायदा मैं दे रहा हूं। लेकिन अचल संपत्ति में जो इनको अधिकार मिल रहा है, मैंने क्या बोला? अचल संपत्ति में उत्पन्न अधिकार अचल, और चल संपत्ति से उत्पन्न अधिकार चल। तो जो मैं इनको मकान ट्रांसफर कर रहा हूं, इनको मकान जो उठा के दे रहा हूं, उठा के नहीं दे रहा ना, पहले इंटरेस्ट मेरे पास था, वो इंटरेस्ट मैंने ट्रांसफर किया इनको। अचल संपत्ति में क्या ट्रांसफर किया जाता है? इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। प्रॉपर्टी अपनी जगह स्थिर रहती है। दौड़ गया? चलिए, भविष्य में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार जो किसी अचल संपत्ति पर भार हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भविष्य में भरण पोषण कौन लेता है? किसको अधिकार है भरण पोषण लेने का? पत्नी, संतान और बच्चे, माँ बाप, इनको राइट है ना भरण पोषण। तो अच्छा, क्या कह रहा है? भविष्य में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार जो किसी अचल संपत्ति पर भार हो। मीन्स एक महिला है, उसके पति की डेथ हो गई है, उसके ससुराल वालों ने डिसाइड किया भाई इसके पति के नाम एक बाग था और वो बाग हम इसके नाम कर देते हैं, और जो इससे फसल आएगी भविष्य में, उस फसल से, उस आम से ये अपना जीवन यापन करेगी। तो जो आम है उस संपत्ति पर वो क्या है? भार है, चार्ज है। भार मतलब वेट मत समझना, उस संपत्ति पर वो भार है, ठीक। वो भी हम टीबी में ट्रांसफर करना पढ़ेंगे, आगे जाके समझाएंगे। अभी तक सिंपल आप समझिए, भविष्य का भरण पोषण उस महिला का इस संपत्ति से होना है, उससे जो आम आएंगे, अमरूद आएगा, उस फसल जो आएगी, उससे ये महिला अपना जीवन यापन करेगी। ये उस संपत्ति पर क्या हो गया? उस महिला के लिए भार हो गया। दौड़ा? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, मशीन, सब चल संपत्ति पढ़े हम सब चीजें। चलिए, ये भार पढ़े ना, भविष्य में भरण पोषण जो प्राप्त होगा। मशीनें जो जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी न हो, शेष अन्य सभी चीजों को अचल संपत्ति माना जा सकता है। लिखत से तो अवश्य क्या बताया? ये सब क्या है? चल संपत्ति। और इसके अलावा जो भी इसमें लिखी हैं सब की सब अचल हैं। एग्जाम में इनमें से आएगा, क्या आएगा भविष्य में? पूजा करने का अधिकार चल है, अचल है।
मानना है चल संपत्ति है। कॉपीराइट, कॉपी पेटेंट और ये सब क्या है हमारे चल संपत्ति है। ये आए हुए हैं एग्जाम में, यही आएंगे। कब लागू हुआ? 1 जुलाई से लागू हुआ। कब अधिनियमित किया? 17 फरवरी को अधिनियमित किया। किसने साइन किए? रिपन ने साइन किए। ठीक है नहीं, ये न्यायालय के निर्णय पर लागू होता है? नहीं जी, न्यायालय के निर्णय पर लागू नहीं होता। ये किस पे लागू होता है? एक्ट ऑफ पार्टीज पे लागू होता है। इसमें ये आपसे प्री में पूछेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इस फर्स्ट पेज से आते हैं। अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी का यह कहना कि उसने निष्पादक को विलेख पर हस्ताक्षर करते देखा है तथा उसके हस्ताक्षर के नीचे स्वयं ने हस्ताक्षर किए थे, सही अनुप्रमाणन है। यही अटेस्टेशन है। हाँ जी, जहां उसने गवाह ने सिग्नेचर किए, मैंने उसके नीचे सिग्नेचर की, उसका अटेस्टेशन माना जाएगा। रोकड़चंद्र बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी। बस आगे चलिए। इस मामले में एक मामले में वसीयत के एक अनुप्रमाणित साक्षी को पेश किया गया। वसीयत लिखने वाले तथा टाइप करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चला। अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी के कब्जे में से वसीयत को पेश किया गया। वसीयत उसके कब्जे में कैसे आई यह नहीं बताया गया। वसीयत के निष्पादन को साबित नहीं माना गया। उसे नहीं साबित माना गया। विटनेस के पास से वसीयत बरामद हुई। वसीयत किसके पास रहती? घर के सदस्य के पास या वकील के पास। गवाह के पास वसीयत कैसे पहुंची? दिक्कत नहीं हो सकती गवाह के पास भी, लेकिन आपके पास कैसे पहुंची वो सही उत्तर न्यायालय के पूछने पर भी नहीं दे पाया। और ना टाइपिस्ट का पता लगा और ना किसी और व्यक्ति का पता लगा जिसने टाइपिंग की, ना उसका जिसने वसीयत बनाई, दोनों का पता नहीं लग पाया। गवाह के पास वसीयत कैसे पहुंची उसका उत्तर वो सही तरह नहीं दे पाया, तो न्यायालय ने उस वसीयत को रेलिवेंट वसीयत नहीं माना। चाहे कैसी हो, रजिस्टर्ड हो चाहे जैसी हो, लेकिन आमतौर पर मायने क्या रखते हैं? हम गवाह की बात हो रही ना, यहाँ गवाह की अहमियत क्या है सोचिए आप। गवाह कहता है हाँ मैंने दोनों को सिग्नेचर करते देखा है। अरे एक गवाह के पास ही वसीयत बरामद होना और ना उसमें ये लिखा कि लिखी किसने, ना उसमें टाइपिस्ट का पता, ना किसी और व्यक्ति का मालूम जो उस वसीयत को साबित कर सके, तो इसलिए माना गया उसमें टेस्टिंग विटनेस नहीं है। चलिए रजिस्ट्रीकृत से ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी भी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवर्तक विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसकी परिभाषा दे रखी है। चलिए इसे और कल कर लें, ठीक है ना? मैं कल अगली क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।